नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिस्ट्री के आज के इस क्लास में। और दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री को आप सभी को पता है कि जो सबसे पुराना इतिहास है भारत का, उसको हम लोग प्राचीन या फिर एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन, जिसको इंग्लिश में मेडिएवल, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास से। और आज की इस वीडियो में हम लोग उस समय की बात करेंगे जब मानव जो है निर्वस्त्र घुमा करते थे, और मानव जो है तरह तरह की खोज के लिए प्रेरित थे और तरह तरह की खोज कर रहे थे। मानव अपने हथियार के तौर पे पत्थरों का यूज किया करते थे। इट मीन्स मानव का जो है वो लाइफ शुरू हुआ था, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और कंप्लीट हर एक क्लास सीक्वेंस में आपको दे दिया जाएगा यूट्यूब पे, उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। अब वहां से हर एक क्लास को देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। रह गया सवाल इसका नोट्स का, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कंप्लीट नोट वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हिस्ट्री के एकदम कंप्लीट क्लास, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो, कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और कंप्लीट इसका जो लेक्चर है वो हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट हम आप सबको बना देंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग, मेडिएवल का अलग और मॉडर्न का अलग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के पहला क्लास को देखने वाले हैं। और आज हम लोग प्राचीन भारत को शुरू कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तरह तरह की चीजों को समझेंगे, क्योंकि देखिए अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां पे हिस्ट्री से अलग अलग जगह से क्वेश्चन जो है वो अलग 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 तरीके का पूछता है। और आई एश्योर यू दैट कि जितने भी क्लासेस मैं आप सबका करवाऊंगा, इससे आप अगर किसी पीसीएस का भी एग्जाम, किसी स्टेट पीसीएस का भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको चाहे वो मेंस का आंसर राइटिंग हो या फिर जो पीटी का एग्जाम हो, सब में हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो हमारा नोट्स हो या चाहे हमारा ये क्लास हो, तो एकदम अच्छे ढंग से क्लास को आप लोग देखिए और क्लास को लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे, खास तौर पे भारत के इतिहास को अगर देखा जाए, तो देखिए अलग अलग कालखंड में इसको विभक्त किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और फिर आधुनिक हो गया। तो प्राचीन भारत को अगर देखा जाएगा तो दोस्तों स्रोतों के आधार पे अगर प्राचीन भारत को देखें, तो स्रोतों के आधार पे इस प्राचीन भारत को भी तीन अलग अलग भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, मतलब इसको तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, सेकेंड आपका हो जाएगा आध ऐतिहासिक काल, और फिर थर्ड जो है वो ऐतिहासिक काल। अब तीनों में अंतर क्या है? ये प्राचीन जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके स्रोतों को, चूंकि उस समय जो है वो तरह तरह के स्रोत मिले हैं, तो उन स्रोतों के आधार पे बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं जो पुरातात्विक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो लिखित है जिसको पढ़ा नहीं गया है, बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं जिसको जो लिखित मिला है और उसको पढ़ा भी गया है। तो इस तरह के स्रोतों के आधार पे प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल एक वैसा काल है जहां पे पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत आप लोग जानते होंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अगर किसी चीज, कोई चीज अगर सबूत के तौर पे मिलता है, जैसे मानव का खोपड़ी हो गया, मृदभांड हो गया, या फिर कुछ अवशेष मिलते हैं, तो इसी को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें मुख्य रूप से जो आपके पुरातत्व का स्रोत मिले थे, इसमें बहुत सारे जो आदि मानव के द्वारा पत्थरों का हथियार यूज किया जाता था, चाहे वो नुकीला हो या फिर धारदार हो या फिर बड़ा पत्थर हो, तरह तरह के पत्थरों का हथियार का प्रयोग किया जाता था। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी प्राग ऐतिहासिक काल में। चूंकि यहाँ पे जो प्रमाण मिले हैं वो सारे पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, और खास तौर पे इसमें जितने भी प्रमाण मिले हैं वो पत्थरों से रिलेटेड मिला है। ठीक है, तो इसलिए इसका अगर एग्जांपल देखेंगे, इसमें मुख्य रूप से आप पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल पत्थरों के काल को कहा जाता है, जब मानव अपने हथियार के तौर पे पत्थरों का यूज किया करते थे। ठीक है,
अब आगे बताएंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में भी हम लोग कई इसको भी बांटा गया है और पाषाण काल को भी कई अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल समझ गए जहां पे पुरातात्विक स्रोत के आधार पे इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वहीं आद ऐतिहासिक काल एक वैसा काल है जहां पे पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिखित प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस काल में जो लिखित प्रमाण मिले हैं, जो जितने भी रिटेन सोर्सेस मिले हैं, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब उसकी जो लिपि है, उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो इसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो इसमें मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको तरह तरह की चीजें बताएंगे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट मिले, बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिली है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसकी लिपि की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आद ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जहां पे लिखित प्रमाण मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। और प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग वैसे काल को कहते हैं जहां पे जितने भी ये प्रूफ मिले हैं वो सारा पुरातात्विक मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल मिले हैं। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा जो है वो ऐतिहासिक काल। चूंकि समय धीरे 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 गुजरता गया, यहाँ पे देखिए मानव के द्वारा हथियार के तौर पे लकड़ी ये पत्थरों का यूज किया जाता था। फिर मानव धीरे धीरे थोड़ा शिक्षित हुए तो अपने भाषा में उनको जो सही समझ में आया वो यहाँ पे लिखना शुरू कर दिए। और फिर मानव जो है और भी अपग्रेड हो गए थे। तो जब ऐतिहासिक काल में हम लोग यह एक वैसा काल है ना ऐतिहासिक काल जहां पे लिखित प्रमाण मिला है और इस लिखित प्रमाण को पढ़ा भी जा सकता है इजिली। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, जिसमें तरह तरह की वेदों की रचना हुई थी, चाहे वो ऋग वेद हो, साम वेद हो, आयुर्वेद हो या अथर्ववेद हो। इन चारों वेदों की रचना हुई थी और इसको इजिली पढ़ा भी जा सकता है। और फिर वैदिक काल के बाद जो कुछ भी इतिहास में जितने भी घटनाएं हुई, ये सारा हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से ही पूछा जाएगा, ऐतिहासिक काल से। और सबसे लंबा टॉपिक जो होगा आपका यही होगा। ठीक है, इसका प्राग ऐतिहासिक काल या फिर इसको देखेंगे, इसमें बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना, एक दो वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। आध ऐतिहासिक काल भी दो चार वीडियो में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक काल जो है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको स्रोतों के आधार पर तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है वो ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आद ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, एक ऐसी सभ्यता जहां पे मानव को किसी तरह का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे एक नगरीय सभ्यता देखने को मिलता है जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इसके बारे में आद ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक वेदों के बारे में और वेदों की रचना के बारे में, जैसे बौद्ध धर्म का वेद हो गया, जैन धर्म, ये सब सब चीज के बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब तीनों में से सबसे पहला हम लोग खत्म करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को। तो देखिए ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें हम लोग आप सबको बता दिए कि इसमें मुख्य रूप से हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पाषाण काल में पढ़ने से पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ तथ्य, जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। हालांकि नोट्स में आपको और भी डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सारा हमने नहीं लिखा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी जो है वो अपने मैं बता दे रहा हूँ आप सबको। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले अगर देखा जाए कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका भारत में पहला अध्ययन रॉबर्ट्स ब्रूसफुट ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ पे हमने लिखा है इस काल का मतलब कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल का भारत में पहला अध्ययन किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, भारत में पहला अध्ययन। ठीक है, वही अगर विश्व में बात किया जाए तो विश्व में जो थे उनका नाम था जगरेनस थॉमसन ने इनको 3 भागों में बांटा है। ये जो ऐतिहासिक काल है ना, इसको 3 भागों में विभक्त किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक हो गया पाषाण काल सॉरी, एक हो गया पाषाण काल, जहां पे आदि मानव के द्वारा पत्थरों का प्रयोग किया जाता था हथियार के तौर पे। फिर धीरे धीरे मानव ने अपग्रेड किया और पत्थरों के जगह पे कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए इसको कहा गया कांस्य युग। और फिर कांसे के जगह को रिप्लेस करके लोहा का प्रयोग होने लगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लोह युग। तो
जगरेनस थॉमसन जो थे वो इस काल को 3 भागों में विभाजित किया, 3 अलग अलग भागों में इसको बांटा है, ठीक है। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। तो पाषाण काल का मतलब ही आप समझ जाते होंगे, समझ में आ रहा होगा कि पाषाण काल वह काल जहां पे आदि मानव के द्वारा या फिर मानव के द्वारा अपने हथियार के तौर पे किसका यूज किया जाता था, तो पत्थरों का यूज। पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, ठीक है, स्टोन एज। स्टोन एज इसलिए क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का यूज जो है वो ज्यादा किया जाता था। उसके बाद फिर मानव अपने आप को अपडेट करते हैं और उसके जगह पे कांसे का खोज होता है और कांसे का फिर यूज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए चूंकि ये भी काफी लंबा समय तक चला था, इसलिए इस युग को, इस पीरियड, टाइम पीरियड को अलग पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्य युग, और फिर आपको पढ़ना है लौह युग। तो चलिए ये दोनों को बाद में, पहले हम लोग ये प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला खंड है पाषाण काल, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पाषाण खंड, सॉरी, पाषाण काल को अगर आप स्टडी करेंगे तो पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया, 3 भागों में इसको बांटा गया। अब देखिए 3 भागों में इसलिए बांटा गया है ना, क्योंकि मानव जो है वो शुरुआत के टाइम में, शुरुआत में मानव मतलब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके और हथियार बनाते थे, ठीक है, जो उतना ज्यादा धारदार नहीं हुआ करता था। जैसे 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 उनको समझ आता गया, वैसे वैसे पत्थरों का हथियार जो है वो नुकीला होता चला गया। इसलिए इस स्टोन एज को, पाषाण काल को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसको पहला कहा जाता है पूरा पाषाण काल, ठीक है, और मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में शुरुआत के टाइम में जब मानव ने इनिशियली स्टेज में, जब आदि मानव के द्वारा या मानव के द्वारा जब पत्थरों का यूज करके हथियार बनाया जाता था, तो उसमें उसको हम लोग रखे हैं पूरा पाषाण काल में। इसको पूरा पाषाण काल में स्टडी करेंगे। उसके बाद जरूरत के हिसाब से उसमें थोड़ा सा अपडेट लाते हैं और थोड़ा सा हथियार जो है वो नुकीला हो जाता है, इसी को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। और फिर और भी जब पत्थर का हथियार और भी नुकीला होने लगता है, तो इसको हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। तो ये तीनों जो पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल, हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बहुत बार अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, इसका सबसे पहला अध्ययन जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, या फिर किसी स्टेट बीसीएस का एग्जाम हो, अलग अलग एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में किस तरह के पुरातात्विक स्रोत मिले थे और कहां कहां से मिले थे, कौन सा स्थल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और उससे क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए तीनों काल के कुछ विशेषता को हम लोग समझ लेते हैं। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें एक तरफ हमने आधार लिखा हुआ है और उसमें सबसे पहला इसका जो कालखंड है, जैसे पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला था, मध्य पाषाण काल का क्या ड्यूरेशन रहा, उसी तरह से नव पाषाण काल का क्या ड्यूरेशन रहा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा टेबल को अगर आप देखेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के बस लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसके काल के बारे में अगर देखा है हम लोग, है ना, काल का मतलब ड्यूरेशन या टाइम पीरियड आप कह सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो काल माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, उसको 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में माना जाता है। अब देखिए बीसी को लेकर के थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी। तो बीसी और एडी ये दोनों में क्या अंतर है, देखिए बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, और वही एडी का मतलब होता है ईसवी। आपने ये दोनों शब्द सुना होगा। तो ईसवी और ईसा पूर्व, तो यहाँ जो बात हो रही है वो ईसा पूर्व की हो रही है। उस समय क्या होता था कि ईयर जो है बैक होता था, मतलब पीछे की ओर जाता था। अभी ईसवी चल रहा है, इस वजह से 2023 से 2024 आया, 2024 से 25 आएगा। लेकिन ईसा पूर्व में क्या होता था कि सपोज 2023 है तो वो 2024 नहीं बल्कि 2022 हुआ करता था। तो इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है पूरा पाषाण काल, वो 25 लाख से लेकर 10,000 के बीच में इसको कंसिडर किया जाता है, इसको माना जाता है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल को अगर देखें तो ये 10,000 से लेकर 4,000 बीसी के बीच में इसको माना जाता है, 10,000 से लेकर 4,000 के बीच में। और वही अगर नव पाषाण को देखेंगे तो इसको 10,000 से लेकर 1,000 के बीच में
देखा जाता है। ये सब बीसी में है, याद रखेंगे, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि सर 10,000 से लेकर 4,000 तक आपने यहाँ भी बताया, और 10,000 से लेकर 1,000 तक आपने यहाँ भी बताया, तो ये अलग अलग कैसे हो गया फिर? देखिए होता क्या है ना कि एक साथ दो अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अब सपोज कि आप अगर किसी गांव में रहते हैं, तो आप अपने गांव के डेवलपमेंट लेवल को देखिए और वहीं अपने कहीं नजदीकी शहर का डेवलपमेंट लेवल को देखिए। दोनों में डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग हो रहा है। शहर में डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, वहीं गांव में डेवलपमेंट जो है वो कम हुआ है। लेकिन टाइम जो है वो एक ही चल रहा है, 2024 शहर के लिए भी है और गांव के लिए भी है। तो हुआ था क्या कि कुछ क्षेत्रों में बहुत तेजी से उसमें विकास हो रहा था, उसमें खोज हो रही थी, जिसको नवपाषाण काल में रखा गया है या फिर नवपाषाण काल कहा गया। और फिर जो 10,000 से 4,000 के बीच वाला जो ईसा पूर्व है, इसको मध्य पाषाण काल में रखा गया है। तो ये तीनों के काल आप समझ गए। अब इसके कुछ गुण के बारे में समझेंगे। आखिर पूरा पाषाण काल में लोग क्या किया करते थे, जो आदि मानव हुआ करते थे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताया शुरू में ही कि यहाँ पे हम लोग वैसे मानव के बारे में पढ़ेंगे जो उघारे घूमते, मतलब बिना वस्त्र के घूमते थे। तो इनका लक्षण या गुण को अगर हम लोग देखें, तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो ज्यादातर आखेटा किया करते थे। मतलब आखेटा का मतलब होता है कि पशुओं को मार करके शिकार करते थे, ठीक है। और शिकार करके अपने जीविकोपार्जन को चलाते थे, अपना भोजन जो है वो पूरा करते थे। तो यहाँ के लोगों का ये गुण था या फिर कह लीजिए लक्षण था। पूरा पाषाण काल में लोग ज्यादातर आखेटक किया करते थे। हिस्ट्री में आपको यही शब्द मिलेगा, आखेटक। इसका मतलब होता है शिकारी करना या शिकार करना, ठीक है। और आखेटक करके क्या करते थे कि लोग एक समूह एक जगह इकट्ठा होते थे, है ना। और इकट्ठा हो करके किसी बड़े जानवर को अगर सपोज मारते थे, तो एक टाइम में तो वो खत्म नहीं कर सकते थे। इसलिए ताकि लंबे समय तक उस भोजन का यूज किया सके, उसको खाया जा सके, इसलिए लोग खाद्य संग्रह करते थे। तो शिकारी किया करते थे, जो जानवर को मारते थे, जानवरों को मार करके जमा करके रखते थे ताकि उसको लंबे समय तक वो खा सके। और पहले के लोग जो आदि मानव थे, वो जो भी मांस खाते थे वो कच्चा मांस खाते थे। क्योंकि आग की खोज तो हुई थी इस पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसका यूज, प्रॉपर आग का यूज कहाँ होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो आगे हम आप सबको बता देंगे। तो पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक किया करते थे, शिकारी किया करते थे, और खाद्य संग्रह ज्यादा किया करते थे। अगर इसमें अगर पूछा जाएगा कि क्या नहीं होता था, तो यहाँ के लोग जो पूरा पाषाण काल के लोग हैं, चूंकि ये 25 लाख से लेकर 10,000 के बीच के टाइम ड्यूरेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लोग खेती करना नहीं सीखे थे। पशुपालन की ज्ञान इनको नहीं थी, इसलिए ना तो खेती करते थे और ना ही पशुपालन किया करते थे। अब आ जाइए आपका मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल के लोगों का गुण या लक्षण को अगर देखा जाए, तो यहाँ पे भी मध्य पाषाण काल में भी लोग खेती मतलब नहीं करते थे। यहाँ अपने पेट को भरने के लिए यहाँ के लोग भी, मतलब इस टाइम के लोग भी आखेटक किया करते थे, शिकारी करते थे, मतलब जानवरों को मार करके और अपना भोजन पूरा करते थे। और फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ का हथियार अलग होता था, यहाँ का हथियार अलग होता था। दोनों जगह पे पत्थर का ही हथियार होता था, लेकिन ये थोड़ा सा धारदार कम होता था, यहाँ पे धारदार ज्यादा हो गया। और जैसे नवपाषाण में लोग पहुंचे तो वहां पे और भी नुकीला हो जाता था। तो मध्य पाषाण काल में भी लोग क्या किया करते थे, तो आखेटा किया करते थे, मतलब शिकार किया करते थे, और उसका संग्रहण करते थे, मतलब उसको जमा करते थे, क्लियर। और यहाँ पे एक नया चीज का खोज हुआ था, यहाँ के लोगों ने एक नया चीज सीखा था, वो है पशुपालन करना। अब पशुपालन की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहला जिस पशु को पाला गया था, जिस जानवर को पाला गया था, वह था कुत्ता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले मानव ने किसे पालना शुरू किया था, तो कुत्ते को पालना शुरू किया था। बाद में गाय, भैंस, बकरी, ये सब बहुत सारे जानवर जो है वो पालतू हो गए, लेकिन सबसे पहला जानवर कुत्ता को पाला गया था। अब इसके पीछे कारण है, अगर मेंस वगैरह में पूछ दिया जाए, तो देखिए थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि पहले के लोग शुरुआत के टाइम में लोग कुत्ता को क्यों पालते थे। देखिए कुत्ता इसको दो तरीके से मदद करता था। एक तो सबसे पहला, जब लोग शिकार करते थे, तो कुत्ता शिकार करने में मदद करता था, दूसरे जानवरों को मारने में इसका मदद लोगों का मदद कर देता था। और साथ ही साथ कुत्ता जो है वो लोगों का सुरक्षा के तौर पे काम आता था। लोग जब सो रहे होते थे, तो कुत्ता वहां पे एक तरह से होता है ना कि दरबान की तरह पे गार्डिंग कर रहा होता है। और किसी भी तरह के जानवर के अटैक से या फिर दूसरे के अटैक से ये कुत्ता इन लोगों को संरक्षण देता था। तो सिक्योरिटी के पर्पज से, सुरक्षा के मामले में भी कुत्ता सही था, साथ ही साथ शिकार में भी हेल्प कर देता था। इस वजह से सबसे पहले लोगों ने कुत्ता को पालना शुरू किया था। और ये कुत्ता का पालन, मतलब पशुपालन का शुरुआत कब से हुआ था, तो मध्य पाषाण काल से हुआ था। वही अगर नव पाषाण काल में देखा जाए,
तो नवपाषाण काल में तरह-तरह की चीज़ें जो है वो नई-नई चीज़ें उभर कर के आई। जैसे लोग खेती करना सीख गए थे। अब खेती करना कैसे सीखे थे वो भी हम आप सबको बता देते हैं। आदि मानव पहले लोग क्या करते बिना वस्त्र का घूमते थे, मतलब नंगा घूमता था। उनको खुद पता नहीं था कि हमें कपड़ा पहनना है या नहीं पहनना है। तो बताइए खेती की जानकारी उनको इतना जल्दी कैसे हो जाती है? लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नहीं कहता है कि ज़रूरत जो है वो हर एक चीज़ का आविष्कार कर देता है। तो जैसे-जैसे समय निकलता गया, ज़रूरत बढ़ता गया, अ, जो मानव है नए-नए चीज़ों की तरफ बढ़ते गए और नई-नई चीज़ों का खोज करते चला गया। तो उन्होंने कृषि करना सीखा। तो पहले क्या होते थे कि जब वो जंगल वगैरह में भटकते थे, शिकारी करने के दरमियान में, तो वो देखते थे कि पेड़-पौधों में कुछ गोल-गोल टाइप के कुछ लटका हुआ। थोड़ी पता उनको कि फल है भाई, लेकिन वो देखते थे कुछ ना कुछ गोल-गोल लटका हुआ है। तो देखा कि सबसे पहले तो उसमें लैब थोड़ी हुआ करता था कि उसको बढ़िया से जाँचेंगे, ये क्या है, पॉइज़न है ये। लोग सीधा खा करके देखते थे, खा के देखते थे, लगता था मीठा लग रहा है, मीठा लग रहा है तो हाँ भाई अच्छा है, पेट भर गया इससे। अब खाते-खाते उसके अंदर से बीज निकल जाता था। हर एक भाई कौन-सा ऐसा फल है जिसके अंदर बीज नहीं है? लगभग तो रहता ही है। तो खाते-खाते देखते थे, अब देखते थे उसमें ये तो कुछ नया चीज़ है, उसको फेंक देते थे। अब फेंक देते थे तो देखते थे 2 महीना 4 महीने के बाद वो बीज जो है वो एक पौधा का रूप ले लिया। धीरे-धीरे वो पेड़ का रूप ले लिया, फल देना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस से उन लोगों ने कृषि करना सीखा था। क्लियर? उसके बाद इसमें पशुपालन की शुरुआत तो मध्यपाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन इसमें एक और नई चीज़ जुड़ी। नवपाषाण काल में लोग जो है वो अस्थायी हो गए थे, उनका एक समाज का निर्माण कर लिया था और लोग एक जगह पे बसना शुरू कर दिए थे। एक जगह पे बसने का मतलब है कि जो अलग-अलग लोग रहते थे, तो वो लोग एक जगह पे रह कर के घर-द्वार बनाना, झोंपड़ी वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे। हालाँकि अगर मेंस वगैरह में आप जाएँगे तो पूछेगा कि ज़्यादातर जो लोग पाषाण काल में या फिर प्राचीन समय में आदि मानव सबसे पहले कहाँ बसना शुरू किए थे? तो वो या तो नदियों के किनारे बसते थे या झीलों के किनारे बसते थे। अब नदियों और झीलों के किनारे इसलिए बसते थे ना क्योंकि उनको पानी ईज़िली अवेलेबल हो जाता था। साथ ही साथ जानवर जो पानी पीने के लिए आते थे नदियों में या नहरों में, नदियों या फिर झीलों में, तो वहाँ पे उनको शिकारी करने में भी मदद मिल जाता था, जानवर को ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ता था। किसी खतरनाक चीज़ों से जैसे बाघ वगैरह आ गया तो उससे बचने के लिए भी पानी में कूद जाया करते थे। इसलिए सबसे पहले लोग जो है वो नदियों के किनारे या जहाँ पे पानी का जमावड़ा रहता था उसके किनारे उन्होंने बसना शुरू किया। इसके कई फ़ायदे थे, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कृषि करना शुरू कर दिया था, खेती-बाड़ी करना शुरू कर दिया था, तो खेती-बाड़ी के लिए भी पानी ईज़िली मिल जाता था। तो अस्थायी समाज मतलब ये धीरे-धीरे एक जगह पे रहना शुरू कर दिए थे, एक समाज का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्राचीन इतिहास के वह कौन-सा कालखंड है, जब मानव अस्थायी रूप से एक समाज का निर्माण किया था? तो ये हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण स्थल। अब देखिए पूरा पाषाण काल के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिसका प्रमाण जहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो उससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हालाँकि अगर स्थान देखेंगे तो बहुत सारे स्थान हैं पूरा पाषाण काल का, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ से इसका प्रमाण मिला है। नवपाषाण कालीन बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पाषाण कालीन का भी बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत मिले, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, वो मैं आप सबको बता देता हूँ। जैसे महत्वपूर्ण स्थल में अगर पूरा पाषाण काल में देखा जाए, तो आपका हो जाएगा अतिरमपक्कम, तमिलनाडु का एक जगह है अतिरमपक्कम, और हथनोरा जो एमपी में पड़ता है। तो अतिरमपक्कम और हथनोरा से मानव की खोपड़ी का प्रमाण मिला है। ये जो मानव का मस्तिष्क है ना, इसका हड्डी का प्रमाण मिला है। ये मुख्य रूप से अतिरमपक्कम और हथनोरा से इसका प्रमाण मिला है। इससे पता चलता था कि मानव जो है वो पहले अग्नि संस्कार नहीं किया करते थे। ठीक है? ये इससे प्रमाणित होता है। आगे भी बताएँगे और भी प्रमाणित होता है क्योंकि इसका भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। उसी तरह से अगर पूरा पाषाण काल में देखें तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से चित्रकारी का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है? तो चित्रकारी का तो इट मीन्स ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरा पाषाण काल में लोग चित्रकारी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे क्योंकि भीमबेटका जो एमपी में पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है वो तीनों काल का मिला है। पूरा पाषाण काल का भी, मध्य पाषाण काल का भी और नवपाषाण काल का, तीनों काल का यहाँ पे चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। वहीं अगर मिर्ज़ापुर से देखें, यूपी में पड़ता है मिर्ज़ापुर, आप लोग सब सुने होंगे, जानते होंगे। मिर्ज़ापुर को कौन नहीं जानता, इस पे एक मूवी भी बना है। तो मिर्ज़ापुर से तीनों काल का औजार का प्रमाण मिला है। पूरा पाषाण काल का भी, मध्य पाषाण काल का भी और नवपाषाण काल का, तीनों काल का आपका जो है वो औजार का प्रमाण मिला है। कहाँ से? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से।
यहाँ ये हो गया पूरा पाषाण काल। अब आ जाइए मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में आपका जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, उसमें सबसे पहला स्थल है चौपानी मांडो। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से मृद भांड का प्रमाण मिला है। अब ध्यान रखेंगे, मृद भांड क्या होता है? मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ बर्तन। इट मीन्स इससे पता चलता है कि जो मध्य पाषाण कालीन लोग थे, वो बर्तन के तौर पे क्या यूज किया करते थे? तो जो कुम्हार लोग मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, तो उसी का प्रयोग किया करते थे, मृद भांड। तो ये इसका प्रमाण चौपानी मांडो यूपी से मिला है। वही सरायन हराय से भी बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। और अगर बागौर से देखा जाए, बागौर आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और सरायन हराय आपका यूपी में पड़ता है। तो बागौर और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से पशुपालन का प्रमाण मिला है, मतलब पशुपालन का साक्ष्य मिला है। मैंने आपको सेकंड पॉइंट में ही बताया था कि पशुपालन का शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो गया था। और देखिए इसका प्रमाण भी यहाँ पे मिला है कि बागौर जो राजस्थान में पड़ता है और आदमगढ़ जो एमपी में पड़ता है, वहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। वहीं अगर नवपाषाण काल में देखेंगे तो नवपाषाण काल में बुर्जहोम जो कश्मीर का एक जगह है, वहां से गर्तवास मिला है। गर्तवास का मतलब हो गया कि जो मानव को दफनाते हैं ना गड्ढा खोद करके, उसी को हम लोग गर्तवास कहते हैं। तो यहाँ ये कहाँ से मिला है? तो कश्मीर से। अभी मैंने आप सबको बताया कि आदि मानव जो है लोगों को जलाते नहीं थे, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उनको ज्ञान होते गया, फिर ये संस्कार जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। अंतिम संस्कार बहुत बाद में आकर के ऐड हुआ था। तो बुर्जहोम कश्मीर से गर्तवास का प्रमाण मिला है। गर्तवास का मतलब है गड्ढे में या फिर मिट्टी के अंदर मानव को दफनाए जाने का। और ध्यान रखेंगे, सिर्फ व्यक्ति का, आदमी का नहीं मिला, मालिक के साथ कुत्ते का भी प्रमाण मिला है उस गर्तवास में। इससे पता चलता है कि मानव को कुत्ते से बहुत ज्यादा विशेष लगाव था, इसलिए मानव के साथ कुत्ते का भी प्रमाण मिला है। ये बुर्जहोम से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कश्मीर वाला। उसके बाद है गुफा कराल। गुफा कराल भी कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। और उसके बाद है चिरान। तो चिरान जो बिहार में पड़ता है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कोल्डीवा है। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश का एक जगह है, जहां से चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, चावल का प्रथम साक्ष्य। अगर पूछा जाएगा कि चावल का प्रथम साक्ष्य किस काल से मिला है, तो नवपाषाण काल से। कहां से मिला है? तो कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से। लेकिन अगर पूछा जाएगा कृषि का प्रमाण, तो कृषि का प्रमाण जो है वो आपका पहला प्रमाण मिला था मेहरगढ़, अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ से कृषि का पहला प्रमाण मिला था। क्लियर? तो कृषि भी आप याद रखेंगे और चावल भी। चावल कोल्डीवा से मिला था। अब ये तो प्रमुख स्थल आप समझ गए, लेकिन इससे पहले आप सबको मैंने बताया कि लोग जो हैं वो ज्यादातर शिकारी आखेटक वगैरह किया करते थे। तो औजार भी इंपॉर्टेंट है। औजार को भी देख लेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो औजार हुआ करते थे वो क्वार्टजाइट हुआ करते थे या सल्क ब्लेड आदि का औजार हुआ करता था, मतलब पत्थरों का ये होता था। उसी तरह से मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथियम या फिर सूक्ष्म पत्थर जो होते थे वो थोड़ा सा स्लेट की तरह होते थे, पतला होते थे, नुकीला होते थे। और यहाँ पे नवपाषाण काल में औजार जो पत्थरों का औजार थे वो और भी नुकीला होता चला गया। तो औजार भी याद रखेंगे। महत्वपूर्ण स्थल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ये कृषि वगैरह कब से शुरू हुआ था? पशुपालन में कुत्ता का पालन शुरू हुआ था सबसे पहले। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। जो आपको नोट्स है उसमें एकदम डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो और अब आ जाइए खोज, क्योंकि अलग अलग काल में अलग अलग महत्वपूर्ण खोज किए गए थे। सबसे पहला अगर देखें पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में जो खोज हुआ था वो आग का। लेकिन ये विशेषता है कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था, लेकिन कमी ये है कि आग का खोज हुआ था लेकिन लोग आग के बारे में जानते ही नहीं थे, आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। इसलिए आग का प्रयोग लोग जो है वो मध्य पाषाण काल में आकर के सीखे थे। तो खोज कहाँ पे हुआ है? तो ये पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग सफलतापूर्वक कब किया करते थे? मध्य पाषाण काल में। और फिर नव पाषाण काल जब आया तो जरूरत के हिसाब से लोग पहिया का भी खोज कर लिए, क्योंकि भारी भरकम सामान, जैसे सपोज कि हाथी का शिकार किए, ठीक है, तो लोग उठा करके लाने में उसको दिक्कत होता था। इस वजह से हैवी चीजें जो होती थी, भारी भरकम चीजें होती थी, उसको कैसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, इसलिए उन्होंने पहिए का खोज किया। धीरे धीरे पहिए का खोज हुआ। और फिर कृषि वगैरह का जो खोज हुआ था वो मैंने आप सबको पहले बता दिया कि कृषि का खोज इस काल में हो गया था, नवपाषाण काल में, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था, लेकिन इसका यूज उन लोगों को पता नहीं था। नवपाषाण काल में इसका प्रॉपर यूज उनको समझ में आ गया, और फिर नवपाषाण काल में आकर के उन्होंने
पहिए का या फिर कृषि वगैरह में और भी उसमें थोड़ा-सा अपडेट लाया, ठीक है? तो ये था आपका ये पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल से अगर पाषाण काल को इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, इससे बाहर कभी नहीं पूछा गया है, इतना ही के अंदर पूछा गया है। तो आपका जो फर्स्ट स्लाइड में हमने आपको समझाया है कि प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ हम लोग को मुख्य रूप से पाषाण काल पढ़ना है, वो पाषाण काल खत्म हो गया, ठीक है? अब आगे जो है वो आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल में मैंने आप सबको बताया कि मुख्य रूप से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी की क्लास में इतना ही। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको क्वायरीज हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहां से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और क्लासेस के लिए आप हमारे पेड क्लास के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी हमारा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? जहां पे आप पूरे क्लास को एंजॉय करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे, ठीक है? तो चलिए, और भी अगर किसी तरह को कोई डाउट होगा तो आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।